वेलकम टू एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आपके साथ सबसे पहले जो आपका एबीएम का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स वो स्टार्ट करेंगे। इसके हम कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का सेशन। तो सबसे पहले जैसे कि आपकी बुक में बताया गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्लियर। इससे भी एक क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो एक आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का एक साइंस है, एक तरह की साइंस है विच स्टडीज बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर। क्लियर, इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरह की साइंस है जो किसको स्टडी करती है, जो आपका ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, किसके बीच में जो रिलेशन बताती है। इकोनॉमिक्स किसके बीच में रिलेशन बताती है? सबसे पहले वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है और उसके साथ किस चीज के बीच में रिलेशन बताना चाहते हैं? बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस, clear, between ends and scare means which means have alternative uses, clear, basically which have alternative uses. So सबसे पहले हम यहाँ पर scarcity का मतलब जानते हैं कि scarcity का मतलब क्या है। scarcity का मतलब हमें जर्नल अगर हम देखें तो scarcity का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी मात्रा में अवेलेबल है बट वो इतनी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है कि सभी को मिल पाए, क्लियर, मतलब उसकी कमी है। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना, क्लियर, कमी होना, क्लियर। सो स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी बेसिकली मींस दैट अवेलेबल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड्स। देखो, कुछ साधन तो है हमारे पास बट वो साधन इतने नहीं है कि हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर पाए, क्लियर, कि वो साधन हमारे पास इतने नहीं है कि वो सारी हमारी जरूरतों को पूरा कर पाए। So in the absence of scarcity and alternative uses of available resources, there is no economic problem, clear, basically there is no economic problem, clear। अगर scarcity की absence मतलब अगर हमारे पास जो साधन है वो पूरी मात्रा में होंगे और अगर कोई साधन नहीं भी है, जैसे कोई कम मात्रा में, तो उसकी जगह पर हम अगर दूसरे साधनों को यूज कर पाएंगे, क्लियर। जैसे कि खाने के लिए हम रोटी खाते हैं, बेसिकली व्हीट का यूज करते हैं। अगर व्हीट हमें कहीं पर कम पड़ रही है तो उसकी जगह पर हम चावल भी यूज कर सकते हैं खाने के लिए, क्लियर। समझ वही आ रहा है ना कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ स्कैरसिटी, अगर कमी को हम दूर कर दे और जो कमी है उसकी जगह पर अगर हम दूसरी चीजों को यूज करना शुरू करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, तो क्लियर। तो इसके ऊपर अलग अलग बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है जो आपके एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन बनकर आते हैं, क्लियर। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें आपके 100 क्वेश्चन ही आते हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन, क्लियर। 100 क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, क्लियर। तो सबसे पहला चैप्टर है तो इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ही इजीली एग्जाम में मिल जाते हैं, क्लियर। ये सबसे पहला चैप्टर, आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत इजीली मिल जाएंगे। सबसे पहले जैसे कि आपका ये आ रहा है डेफिनेशन। सबसे पहले जो यहाँ पर डेफिनेशन आती है वो आपकी एडम स्मिथ की डेफिनेशन आती है, क्लियर। सबसे पहले जो यहाँ पर डेफिनेशन आएगी आपके एडम स्मिथ की डेफिनेशन आएगी। देखो, सबसे पहले जो आपका एडम स्मिथ है इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। एडम स्मिथ के ऊपर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा, कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, क्लियर। कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बेसिकली किसको बोला जाता है? वो एडम स्मिथ को बोला जाता है, क्लियर। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है, क्लियर। सबसे पहले आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? वो आपके एडम स्मिथ को बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एडम स्मिथ में कौन सी थ्योरी दी, ये सारी चीजें, क्लियर। अब इनके बारे में देखते थोड़ा थोड़ा कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है और उन्होंने कौन सी बुक लिखी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि किसको बोला जाता है। दूसरा, उनकी बुक का नाम भी पूछा जाता है। उनकी बुक का नाम क्या है? An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, clear। तो इनकी दूसरी है बुक का नाम क्या है? बेसिकली एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्या आ जाता है यहाँ पर? ये बुक कब बनी? 1776 में बनी। कब लिखी गई? 1776 में लिखी गई। और इसमें इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन करा गया? स्टडी ऑफ वेल्थ, क्लियर। स्टडी ऑफ वेल्थ, क्लियर। स्टडी ऑफ वेल्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा था, क्लियर। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा था, वो कैसे डिफाइन करा था? इसने
स्टडी ऑफ वेल्थ के नाम से डिफाइन करा था। क्लियर, ये आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टडी ऑफ वेल्थ के नाम से इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन करा, वो आपके एडम स्मिथ ने करा। क्लियर, और कई बार ये भी बोला जाता है कि जो आपकी एडम स्मिथ की डेफिनेशन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है उसको वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, क्योंकि इस चैप्टर में हम अलग अलग वे से बेसिकली आपके तीन जो आपके इकोनॉमिस्ट है उनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। क्लियर, उनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और वही आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्लियर, सबसे पहले वही आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्लियर, सबसे पहले तो हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को पढ़ लिया कि एडम स्मिथ है जो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी बुक कब लिखी गई थी, 1776 में लिखी गई थी। और इनकी बुक का क्या नाम है, बेसिकली एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। क्लियर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर, ये इनकी बुक का नाम है, किताब का नाम है। और जो इनकी इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी, बेसिकली इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करा था, बेसिकली आपका स्टडी ऑफ वेल्थ के नाम से डिफाइन करा था। क्लियर, स्टडी ऑफ वेल्थ के नाम से डिफाइन करा था। क्लियर, तब दूसरे ऑथर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एक आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है आपको, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए कि वो कहना क्या चाहता है कि जो एडम स्मिथ है इसने जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसको किस तरह से डिफाइन करा था। क्लियर, इस किस तरह से उसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा था। आप मैसेज करके अपना आंसर बता सकते हैं कि जो एडम स्मिथ है इसने इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिफाइन करा था। स्टडी ऑफ वेलफेयर से, स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड से, स्टडी ऑफ वेल्थ से, और नन ऑफ दिस। क्लियर, ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका एडम स्मिथ था इसने इकोनॉमिक्स को आपका स्टडी ऑफ वेल्थ के साथ डिफाइन करा था। क्लियर, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया गया स्टडी ऑफ वेल्थ। क्लियर, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये चीजें समझ आ रहा है कि उनकी बुक का क्या नाम था, ये सारी चीजें। देखो, एडम स्मिथ को याद जरूर रखना कि इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर बोला जाता है। क्लियर, इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर बोला जाता है, ये आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मार्शल डेफिनेशन। क्लियर, एडम स्मिथ के बाद जो आपकी दूसरी डेफिनेशन आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी डेफिनेशन आती है, आपकी मार्शल की डेफिनेशन आती है। क्लियर, मार्शल, देखो मार्शल क्या थे, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे बताया था, बेसिकली इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्लियर, जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक तरह से स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्लियर, बेसिकली इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्लियर, तो जैसे कि उन्होंने उसको स्टडी ऑफ वेल्थ बोला था एडम स्मिथ ने, तो उन्होंने इसको क्या बोला था, वेलफेयर। क्लियर, मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला था, स्टडी और मीन्स टू वेलफेयर। क्लियर, बेसिकली मीन्स टू वेलफेयर। और जस्ट आप यही याद रख लेना कि जो मार्शल की डेफिनेशन है उसको किस नाम से याद रखना, हमने वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से याद रखना है। क्लियर, वेलफेयर नाम डेफिनेशन के नाम से याद रखना है। क्लियर, तो मार्शल क्या कहता है, बेसिकली वेल्थ, इट इज ऑन वन साइड दैट द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट साइड बेसिकली एज द स्टडी ऑफ अ मैन। क्लियर, जो मार्शल कहता है कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली ज्यादातर क्या है, स्टडी है किसकी, स्टडी ऑफ मैन। क्लियर, स्टडी ऑफ मैन। क्लियर, फर्दर वो कहना क्या चाहते हैं, बेसिकली वेल्थ हियर basically means any commodity which gives man satisfaction, utility और welfare। क्लियर, देखो उन्होंने वेल्थ को सिर्फ यहाँ पर पैसे के साथ रिलेट नहीं करा। ठीक है, वेल्थ को यहाँ पर उन्होंने पैसे के साथ रिलेट नहीं करा। उन्होंने बोला कि जो वेल्थ है वो आपकी कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है जिससे जो ह्यूमन बीइंग है उसको सेटिस्फेक्शन मिले, विच गिव्स मैन सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी वो उसकी जरूरतों के लिए भी हो और उसके भले के लिए भी हो। तो जो आपकी मार्शल की डेफिनेशन है वो मार्शल की वेल्थ की डेफिनेशन किसके साथ रिलेट होगी, वेलफेयर के साथ। क्लियर, भले के साथ। क्लियर, सो द अल्टीमेट पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक्स is to promote well-being or welfare. Clear, is to promote basically well-being or welfare. He viewed economics. Clear, उसने economics को किस तरह से देखा, as a science of human welfare. Clear, as a science of human welfare. तो आपके एग्जाम का यही क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी मार्शल की डेफिनेशन है। क्लियर, जो आपकी मार्शल की डेफिनेशन है,
जो आपकी मार्शल की डेफिनेशन है वो आपकी कौन सी डेफिनेशन के नाम से जानी जाएगी, आपकी वेलफेयर नाम के साथ जानी जाएगी। क्लियर, जो मार्शल की डेफिनेशन है वो आपकी वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से जानी जाएगी। क्लियर, जो आपकी मार्शल की डेफिनेशन है वो आपकी वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से जानी जाएगी। जो आपकी एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वो आपकी वेल्थ के नाम से जानी जाएगी। क्लियर, जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वेल्थ के नाम से जानी जाती है। जो आपकी मार्शल की डेफिनेशन है वो आपकी किसके नाम से जानी जाएगी, बेसिकली आपकी वेलफेयर के नाम से जानी जाएगी। क्लियर, तीसरा आ जाता है आपकी रॉबिन। क्लियर, ये हमारे तीसरे इकोनॉमिक्स आ गए हैं यहाँ पर रॉबिन्स। तो जो आपके रॉबिन्स हैं उनकी डेफिनेशन को किस नाम से जाना जाएगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। लिनल रॉबिन्स। क्लियर, इनका पूरा नाम है लिनल रॉबिन्स। और वो कहना क्या चाहते हैं, बेसिकली जो आपकी इकोनॉमिक्स है, क्लियर, लिनल रॉबिन के अकॉर्डिंग जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो क्या एक तरह की साइंस है जो किसके बीच में स्टडी करती है। क्लियर, बेसिकली विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन ants and scarce means. Clear, basically ants and scare means which have alternative uses. Clear, basically वो किसके बीच में स्टडी करती है, ants and scare means basically जिसका alternative uses. Clear, which have alternative uses. Clear, so this definition basically presents economics as a study of means and ends. Clear, दो ये आपकी economics को बताती है, किसकी स्टडी को बताती है, as a means and ends. Clear, basically means and ends. सो जो आपकी रॉबिन्स की डेफिनेशन है बस आपने ये याद रखना है कि उसको किस नाम से जाना जाएगा, आपका स्कैरसिटी डेफिनेशन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, स्कैरसिटी डेफिनेशन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, स्कैरसिटी डेफिनेशन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, और वो कहना क्या चाहते हैं, हाउ मैन यूज द स्कैर्स सोर्सेस। क्लियर, जो सोर्सेस पूर्ण मात्रा में नहीं है, क्लियर, जो सोर्सेस हमारे पास कम मात्रा में है। क्लियर, हाउ मैन बेसिकली यूज दीज सोर्सेस to fulfill their desires is the subject of matter of economics. Clear, सोर्सेज हमारे पास कम मात्रा में है, हमने उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है। क्लियर, हमने उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है कि हम हमारे पास बेसिकली वो सोर्सेज को हम प्रॉपर यूटिलाइज भी कर पाए और उनके साथ साथ अल्टरनेटिव सोर्सेज है जिनका भी वही मंतव्य है उनको भी हम यूज कर पाए। क्लियर, तो बस आपने यहाँ पर रॉबिन्स की डेफिनेशन को याद करने के लिए कितना याद रखना कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो आपकी कौन सी डेफिनेशन बन जाती है, आपकी स्कैरसिटी डेफिनेशन बन जाएगी। क्लियर, वो आपकी कौन सी डेफिनेशन बन जाएगी, स्कैरसिटी डेफिनेशन बन जाएगी। आगे देखते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलोज। क्लियर, उनको कैसे, देखो सबसे पहले वो कहते हैं कि मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स। क्लियर, देखो जो आदमी है उसकी जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। क्लियर, उसकी जरूरतें क्या, अनलिमिटेड है। क्लियर, सो बेसिकली जो यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज करा है, एक शब्द यूज करा है यहाँ पर, ये रहा एंड्स। एंड्स का मतलब इन्होंने क्या बोला कि एंड्स का मतलब है कि हमारी वांट्स की, कि हमारी इच्छाएं कितनी है। क्लियर, सो ह्यूमन बीइंग्स हैव वांट्स, क्लियर, बेसिकली व्हिच आर अनलिमिटेड। क्लियर, जो ह्यूमन बीइंग्स है उनकी इच्छाओं अनलिमिटेड है। क्लियर, उनकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। जैसे कि आप लोग भी सभी पहले, आप लोगों ने सभी ने पहले जैब का एग्जाम दिया था, उससे सभी को एक एक इंक्रीमेंट मिल चुका है। अब सभी लोग देखो, अब सभी लोग मनी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये क्लासेस अटेंड करने का क्या है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, तो अब सभी लोग क्या है कैप का एग्जाम देते हैं। जो क्लैरिकल में उनको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे और जो ऑफिसर में उनको 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। क्लियर, ये हमारी क्या एक तरह से वांट्स, ये हमारी इच्छा ही है कि उसके बाद हमने प्रमोशन भी लेना, सैलरी और बढ़ेगी। क्लियर, सो बेसिकली एंड रेफर्स टू वांट्स। जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली है वांट्स व्हिच आर अनलिमिटेड। क्लियर, ह्यूमन बीइंग्स की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। क्लियर, सो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज are undertaken basically to satisfy human wants. Man experience, देखो जो man experience basically all type of wants such as food। देखो मैन की जो इच्छा होती है इन सभी चीजों की होती है, जैसे कि फूड की हो गई, मुझे खाना मिल जाए, कपड़ों की होगी, रहने के लिए घर मिल जाए, एजुकेशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। क्लियर, ये सभी चीजों की इच्छाएं होती है ह्यूमन बींग्स की। क्लियर, ह्यूमन बींग्स की इन सभी चीजों की इच्छा होती है कि ये सारी चीजें हमें मिल जाए, टाइम टू टाइम हमें मिलती रहे। सो देयर इज नो लिमिट टू मैन वांट्स। क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर पाए। अगर हमें एक चीज मिल जाती है तो हम दूसरी चीज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्लियर, सो वी कैन नॉट से
देयर विल बी अ स्टेज when all the wants of a person are fully satisfied। क्लियर? देखो वो कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी स्टेज नहीं है कि जहां पर हम ये बोल दें कि ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो खत्म हो गई हैं। क्लियर? अगर एक इच्छा खत्म होती है, व्हेन वन वांट इज सेटिस्फाइड, हमारी दूसरी इच्छा जाग जाती है। क्लियर? सो यही होता है आपका मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स। क्लियर? तो आपको कई बार पूछा जाता है कि जो रॉबिन की डेफिनेशन है उसमें और भी उन्होंने क्या क्या बताया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बींग है, जो उसकी इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। सेकंड वो यहां पर बताना चाहते हैं, सेकंड है जो हमारा, द मीन्स टू सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड। देखो जो ह्यूमन बींग्स की इच्छाएं हैं वो तो खत्म नहीं होती, बट उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो क्या है, लिमिटेड है। क्लियर? साधन हमारे पास लिमिटेड है। जैसे पढ़ते हैं आगे, सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स अलोन विल नॉट क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर? अगर लोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती है उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। इफ मैन हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज और मींस टू सेटिस्फाई देम, अगर लोगों की इच्छा बढ़ती जाती है और रिसोर्सेज भी हमारे पास बढ़ते जाते हैं तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं बट जो हमारे पास साधन है वो इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं। क्लियर? बट इट इज नॉट सो। सो द सोर्सेज आर स्कैर्स बेसिकली इन रिलेशन टू डिमांड। क्लियर? जो हमारे पास साधन है वो ज्यादा तेजी, जो हमारी इच्छाएं हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और जो हमारे पास साधन है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे और उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। क्लियर? So the mere shortage of supply of a short commodity does not make it scarce if there is no demand for it। देखो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं, अगर इनकी डिमांड ही नहीं है, क्लियर, अगर इनकी डिमांड ही नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी शॉर्टेज है। क्लियर? तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी शॉर्टेज है। क्लियर? सो जैसे कि इन्होंने बोला कि the rotten eggs, though much fewer than good ones, are not scarce in the economic sense। क्लियर? जैसे कि आपके पास ये हमारे पास 6-7 टोटल 10 एग्स है, इनको एग्स मान लो एक तरह से। इन 10 एग्स में अगर हम मान के चले, जिसपे मैंने ये लाइन लगा दी कि ये खराब है, क्लियर, तो 3 एग्स हमारे पास खराब है, रॉटन है, और 7 एग्स हमारे पास सही है। क्लियर? तो इन्होंने ये बोला है कि जो 3 एग्स है हमारे पास रॉटन है, इनको हम ये नहीं बोल सकते कि इनकी कमी है। क्लियर? क्योंकि इनकी डिमांड ही नहीं है, यूजेज में ही नहीं है। क्लियर? कि इसका इकोनॉमिक सेंस के साथ कोई भी रिलेटेड रिलेशन नहीं बन रहा है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें, बहुत ज्यादा स्टॉक्स है हमारे पास, जैसे चावल, गेहूं, क्लियर, इन चीजों के हमारे पास, कोयला, लाइक व्हीट, कोल इन द वर्ल्ड। क्लियर? देखो इनकी इतनी ज्यादा उपज होती है हर साल, जैसे कि आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, फिर भी लास्ट में हमें क्या पता चलता है कि इनकी कमी है। क्लियर? इनकी कमी है। क्लियर? that it is considered scarce because the demand is even greater than the supply। क्लियर? इतना ज्यादा उपज होने के बावजूद भी, जैसे कि अगर खानों से कोयला निकलता रहता है, क्लियर, इतना ज्यादा आउटपुट होने के बावजूद भी जो लास्ट में है कि इनकी हमारे पास क्या रहती है, कमी ही रहती है। क्लियर? कमी ही रहती है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों को हम यूज करते हैं, क्लियर, जिन चीजों को यूजेस करा जाता है अपनी नीड्स को, जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी कमी हो जाती है। क्लियर? जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है, अगर वो कम मात्रा में भी है तो भी उनकी कमी नहीं कही जाती। क्लियर? तो यही आपका दूसरे पॉइंट का मतलब होता है, द मीन्स टू सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड। क्लियर? जो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले साधन है वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। क्लियर? वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ये लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका इसके साथ का, आखिरी पॉइंट है ये रॉबिन्स की डेफिनेशन का। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर? बट आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखो वो कहते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो सिर्फ कम मात्रा में ही नहीं है बल्कि उनके और भी यूजेस है। क्लियर? बल्कि उनके और भी यूजेस है। क्लियर? जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आपके पास 50 रुपए हैं, क्लियर, अगर आपके पास 50 रुपए हैं
तो उससे एक तो आप कोई अच्छा पेन भी खरीद सकते हैं, क्लियर। अगर आपके पास 50 रुपए है तो उससे एक तो आप कोई अच्छा पेन भी खरीद सकते हैं, या उससे आप मूवी देखने के लिए भी जा सकते हैं, क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस रिसोर्स को कैसे यूज कर रहे हो, क्लियर, कि आप उस रिसोर्स को कैसे यूज कर रहे हो, क्लियर। जैसे कि उन्होंने बोला कि इन एक्चुअल लाइफ however basically we find that a commodity can put to several alternative uses, क्लियर। कोई भी चीज के हम अलग अलग यूजेस कर सकते हैं, जैसे कि 50 रुपए के साथ हम कोई अच्छा पेन भी खरीद सकते हैं और 50 रुपए के साथ हम मूवी देखने भी जा सकते हैं, क्लियर। 50 रुपए के साथ हम मूवी देखने भी जा सकते हैं, क्लियर। जैसे कि हमारे पास एक जमीन का हिस्सा है, क्लियर, एक पीस ऑफ लैंड है, उसके ऊपर हम चावल की खेती भी कर सकते हैं, पैडी मतलब राइस की खेती भी कर सकते हैं, शुगर केन भी ग्रो कर सकते हैं, या गेहूं की खेती भी कर सकते हैं, क्लियर। सो दस द सोर्सेज अवेलेबल टू अ पर्सन और द कॉमोडिटी आर नॉट ओनली लिमिटेड, क्लियर। तो जो रिसोर्सेज है किसी पर्सन के पास है या किसी कम्युनिटी के पास है, वो सिर्फ आपके पास लिमिटेड ही नहीं है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, क्लियर। जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके और भी कई यूजेस हो सकते हैं, क्लियर। कई यूजेस हो सकते हैं, कई यूजेस और है भी, क्लियर। तो एक बार फिर से सभी जो हमने पढ़ा है शुरू से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को पढ़ा। जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है उसको स्टडी ऑफ वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने आपके साथ मार्शल की डेफिनेशन को पढ़ा। जो मार्शल की डेफिनेशन है उसको वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आ जाता है हमारे पास रॉबिन्स। जो रॉबिन्स है, सबसे पहले इसका याद रखना कि रॉबिन्स ने जो ह्यूमन बिहेवियर के बीच में रिलेशन बताया था वो किन दो चीजों के बीच में बताया था, उन्होंने एंड्स और स्केयर्स के बीच में ये रिलेशन बताया था। और इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है आपकी इकोनॉमिक्स की वो किस नाम से जानी जाती है, स्कैरसिटी डेफिनेशन के नाम से जानी जाती है, क्लियर। स्कैरसिटी डेफिनेशन के नाम से जानी जाती है। और उनकी जो रॉबिन्स की डेफिनेशन थी उनको एनालाइज करने के लिए उन्होंने तीन चीजें बोली थी कि जो ह्यूमन है उसकी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं और जो साधन है वो भी कम मात्रा में अवेलेबल है जो उनकी जरूरतों को पूरा कर पाए। और जो रिसोर्सेज है ये तो हमें पता ही है कि जो रिसोर्सेज है वो कम मात्रा में अवेलेबल है, बट उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, क्लियर। उन रिसोर्सेज को हम और जगह भी यूज कर लेते हैं, क्लियर। उन रिसोर्सेज को हम और जगह भी यूज कर लेते हैं, क्लियर। उन रिसोर्सेज को हम और जगह भी यूज कर लेते हैं। आगे देखते हैं। फोर्थ आ जाता है मैन हैज अ मेड टू चॉइस, क्लियर। मैन हैज अ मेड टू चॉइस, क्लियर। देखो ह्यूमन बीइंग को चॉइस करना पड़ेगा, क्लियर। देखो कैसे, मैन हैज टू मेक यूज ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स, क्लियर। देखो जरूरतें तो पता ही हमें कि अनलिमिटेड है, क्लियर, बट उनको सेटिस्फाई करना होगा अपने आप को कि हम इतने सोर्सेस को यूज करके हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्लियर। he cannot satisfy all his wants with the limited resources, क्लियर। वो अपनी सारी जरूरतों को एक साथ पूरा नहीं कर सकते, क्लियर, और ना ही वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्लियर। These limited sources basically can be put to alternative uses, क्लियर। जो आपके लिमिटेड सोर्सेज है इनको अलग अलग तरह के यूजेस में डाला जाता है। सो एवरी मैन बेसिकली हैज टू डिसाइड, क्लियर। तो हर एक ह्यूमन बीइंग को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको अपनी कौन सी जरूरतों को पूरा करना है और कौन सी जरूरतों को वो बाद में पूरा कर सकता है, क्लियर। उसकी कि उसको अपनी पहले कौन सी जरूरतों को पूरा करना है और बाद में कौन सी जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्लियर। सो इकोनॉमिक्स को यहाँ पर किस नाम से जाना गया, साइंस ऑफ चॉइस, क्लियर। तो इकोनॉमिक्स को हमने एक नई भाषा में जान लिया कि जो इकोनॉमिक्स है उसको किस नाम से जाना गया यहाँ पर, साइंस ऑफ चॉइस, क्लियर। तो कई बार आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं कि उनके लिमिटेड मतलब जो रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड ही है, कि कुछ कई बार ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि जो अपनी जरूरतें हैं उनको इस तरह से बांट लेता है कि ये जरूरतें हमने पहले पूरी करनी है और बाकी जरूरतें हमने बाद में पूरी करनी है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज होती है, क्लियर, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उसमें इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है,
तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि उसमें इकोनॉमिक्स को आप साइंस ऑफ चॉइस के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? तो वहां पर जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसको किस नाम से जाना जाएगा? बेसिकली उसको साइंस ऑफ चॉइस के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रख लेना इन सभी चीजों को। आगे देखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो आपके एडम स्मिथ है उनको किसका फादर बोला जाता है? आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। क्लियर? इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। एंड द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लियर, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन कौन सी चीजों के साथ डील करते हैं? क्लियर? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which today is concerned with the behavior of individual entities such as markets, firms and households. Clear? इन सभी चीजों के साथ ही डील करती है। क्लियर? जैसे कि इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने, जो हमने पढ़ी थी। किसी को बुक का नाम याद हो तो लिख सकते हो, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। बुक का नाम ये रहा, इनकी बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर? ये इनकी बुक का नाम है, किताब का नाम है, जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो इन्होंने क्या बोला था, जो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो आपकी 1776 में जो ये किताब लिखी गई थी उसमें स्मिथ ने क्या कंसीडर करा था, हाउ इंडिविजुअल प्राइजेस आर सेट। क्लियर? कि जो इंडिविजुअल प्राइजेस है वो कैसे सेट करी जाती हैं। स्टडीड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड इंक्वायर्ड इनटू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? He identified the remarkable efficiency properties of the markets and saw that the economic benefit basically comes from the self-interested actions of the individual. Clear? देखो उन्होंने क्या बोला था कि जो इकोनॉमिक है वो आपकी ग्रो कैसे करेगी अगर लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? अगर लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे तभी वो आपकी आगे चलकर क्या करेगी? ग्रो करेगी। क्लियर? कभी तभी वो आपके आगे चलकर ग्रो करेगी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ब्रांच है आपकी इकोनॉमिक्स की, दैट स्टडीज हाउ हाउस होल्ड। देखो वो क्या बताते हैं कि जो आपके हाउस होल्ड है और जो फर्म्स है वो कैसे डिसीजन लेते हैं। क्लियर? वो कैसे डिसीजन लेते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करा जाए। क्लियर? देखो रिसोर्सेज तो हमारे पास कम ही मात्रा में है। क्लियर? कि उनको इस तरह से एलोकेट करा जाए कि वो सभी को मिल पाए। क्लियर? कि उसको इस तरह से एलोकेट करा जाए कि वो सभी को मिल पाए। क्लियर? ये आपकी कौन सी ब्रांच बताती है? बेसिकली ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच बताती है। क्लियर? ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच बताती है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एग्जामिन्स how these decisions and behavior basically affect the supply and demand for goods and services, which determines prices, and how prices basically determine the supply and demand for goods and services. देखो सीधी भाषा में वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर जैसे कि हम ये मान लें कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है। क्लियर? अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, अगर ये हम डिमांड लिख लें, इधर हम सप्लाई। क्लियर? देखो उसकी अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, क्लियर, दैट सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड बढ़ रही है, देखो सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे। समझ आ रहा है? जैसे कि आप मानकर चलो जैसे कि कोविड के टाइम पे मास्क, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी थी। क्लियर? बट हमारे पास शुरू में इन चीजों की कमी थी। धीरे धीरे जैसे पता चला कि ये कौन कौन सी चीजों से बन जाते, पता पहले भी था बट धीरे धीरे जैसे और सोर्सेज पता चलते गए तो इनकी प्राइस भी बढ़ती गई। क्लियर? इनकी प्राइस भी बढ़ती गई। क्लियर? जो पहले 20-25 रुपए में बॉटल मिल जाती थी वो 100-150 रुपए में भी बॉटल मिली है। क्लियर? सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सभी इन चीजों के साथ डील करती है। क्लियर? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली सभी इन चीजों के साथ डील करते हैं। जैसे कि जो आपका दूसरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपका सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही है। क्लियर?
सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही है कि कौन सी कर्व कैसे राइट की तरफ चली जाती है, कभी लेफ्ट की तरफ चली जाती है, कौन कौन से फैक्टर हैं। क्लियर, वो सारा कुछ आपको सेकंड चैप्टर में ही मिलेगा। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एनालाइज द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स और कंज्यूमर्स एंड फार्म्स in an attempt to understand the decision making process of farms and households. Clear, in an attempt to basically understand the decision making process of farms and households. Clear, तो जो आपको कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ पर माइक्रो है और एक वर्ड आ जाता है आपका मैक्रो। क्लियर, तो मैक्रो आपका जो होता है वो ओवरऑल सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। क्लियर, जो मैक्रो होता है वो ओवरऑल सभी चीजों का, पूरी इकोनॉमी का ध्यान रखना होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि मार्केट बिहेवियर को एनालाइज करता है, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं या जो आपके फार्म्स होते हैं। क्लियर, इन एन अटेम्प्ट बेसिकली टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फार्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। क्लियर, ऑफ फार्म्स एंड हाउसहोल्ड्स। दूसरा देखते हैं, आपका दूसरा आ रहा है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या कहता है, यहाँ तक कि आपके बुक में जो आपके मेन पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो यहीं तक है। तो दूसरी ब्रांच आ जाती है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। देखो माइक्रो का हमने पहले ही जान चुके हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके फादर आपके एडम स्मिथ आते हैं। क्लियर, तो जो यहाँ पर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्लियर, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ डील करती है, किसकी, इकोनॉमिक्स की। क्लियर, इकोनॉमिक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे होती है। क्लियर, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट in its modern form until 1936। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन योगदान आता है वो आपका जॉन माइनार्ड कीन्स, इनको आप जे एम कीन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, एग्जाम में बहुत बार आपको डायरेक्टली जे एम कीन्स के नाम से भी इनको जाना जाएगा। और इनकी किताब कौन सी है, जो इनकी किताब का नाम है वो क्या है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि एडम स्मिथ की किताब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे इसी तरह से सीधे इनकी किताब के क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनकी किताब का नाम क्या है आपका, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर, इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर, सो एट दैट टाइम जब इन्होंने ये किताब लिखी थी, जो इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स थे वो किसके प्रभाव के अंडर थे, आपका ग्रेट डिप्रेशन था। क्लियर, ग्रेट डिप्रेशन था कौन सा, 1930 का। क्लियर, जिसके कारण 1/4 हिस्सा आपका अमेरिकन लेबर का, अगर 100 लोग है तो उसमें से आप मानकर चलो 25 लोग है जो क्या हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे। क्लियर, बेरोजगार हो चुके थे। तो उसने जो एक नई थ्योरी डेवलप करी थी, किसने, कीन्स ने, उसने क्या बोला कि व्हाट कॉजेज अ बिजनेस साइकिल which alternative spells of high unemployment and high inflation। क्लियर, तो इनके द्वारा बोला गया कि ये एक तरह से बिजनेस साइकिल ही है, इस तरह से कि कभी आपका बिजनेस पूरी हाइट पे चला जाता है, आपको पूरा बेनिफिट होता है, और कभी वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। क्लियर, कभी वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। क्लियर, ये सारी चीजें आपकी चलती रहती है। क्लियर, ये सारी चीजें आपकी चलती रहती है, ये वो चीज वो कहना चाहते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने बताया है। So in his new theory, Keynes developed an analysis, clear? Analysis of what causes business cycles which alternate spells of high unemployment and high inflation. So thus microeconomics basically examines a wide variety of areas such as how total investment and consumptions are determined. Clear, basically how total investment and consumption are determined, हाउ सेंट्रल बैंक्स बेसिकली मैनेज मनी एंड इंटरेस्ट रेट। क्लियर, जो हमारे देश के सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया का आपका आरबीआई आ जाता है। क्लियर, तो बेसिकली वो क्या है कि उनको मनी को मैनेज कैसे करना है वो सारा ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको पता है कि मई में गवर्नमेंट की कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आनी थी, बट अचानक ही गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा 3-4 मई के आसपास एक मीटिंग करी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला गया कि हम रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, 40 बेसिस पॉइंट हम रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है, तो उनको लग रहा था कि इकोनॉमिक्स में कुछ दिक्कत आ रही है, देश की अर्थव्यवस्था में कुछ दिक्कत आ रही है। क्लियर, तो वही चीज वो कहना चाहते हैं कि
जो ये डिसीजन होता है वो आपके सेंट्रल बैंक्स का होता है। जैसे सेंट्रल बैंक कहेगा वैसे ही सभी दूसरे बैंक्स को करना पड़ेगा। अगर आरबीआई ने ब्याज की दरें को बढ़ा दिया तो जितने भी देश में दूसरे बैंक है वो सभी उसी अकॉर्डिंग आपके ब्याज की दरों को बढ़ा देंगे। समझ आ रहा है? कहीं पर अगर पहले 7% पे लोन मिल रहा था, अब वही 7.5-8% के आसपास चला जाएगा। क्लियर? So basically how central banks basically manage money and interest rates, and what causes basically international financial crisis, and why some nations basically grow rapidly while others stagnate. Clear? कुछ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ की ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर? वो उनके सेंट्रल बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने देश को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्लियर? तो इससे जो आपका फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू था वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ आ चुकी होंगी। आगे आने वाली क्लासेस में, सेशंस में और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। आज की क्लास पे यही आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कवर हो चुका है।